मेरा नाम अहमद है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरे चचा का नाम अली है और वो 50 साल के हैं। वो शहर से बाहर कपड़े का कारोबार करते हैं और इसी वजह से वो महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए घर आते हैं। हमारे घर में मैं और मेरी चाची हैं। चाची की उम्र 30 साल है। मैं उन्हें मोहब्बत से चाची या कभी सिर्फ अब्बी जी कहकर पुकारता हूँ। वो चचा अली से 20 साल छोटी हैं। चचा ने दूसरी शादी के बाद बच्चा न पैदा करने का फैसला किया था, इसलिए चाची का जिस्म बिल्कुल ठीक ठाक था। उनका जिस्म थोड़ा सा गोल था, लेकिन मोटा बिल्कुल नहीं था और उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वो शादीशुदा हैं। वो ऐसी लगती थीं जैसे कोई नौजवान लड़की जिसे कुदरत ने बहुत खूबसूरती से बनाया हो। चचा अली महीने में सिर्फ 2 दिन घर आते हैं। इनमें से 1 दिन तो वो आराम करते हैं। अगर घर में मेहमान आ जाएं तो इन दोनों दिनों में भी चाची को वक्त नहीं दे पाते। इसी वजह से मैंने अपनी चाची की मदद करने का फैसला किया, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत बार रोते देखा था। चचा और चाची का कमरा ज़मीन की मंजिल पर है और मेरा ऊपर की मंजिल पर है। जब मैं बावर्ची खाने से कुछ लेने नीचे आता तो चाची के कमरे से उनके रोने की आवाज़ आती थी। जब मैं पूछता तो वो हमेशा कमज़ोर सेहत का बहाना बनाकर टाल देती थीं। मैंने मदद का फैसला तो कर लिया था, लेकिन ये तब मुमकिन था जब चाची को भी उस मदद की ख्वाहिश हो, और उनके दिल में ये ख्वाहिश जगाने के लिए मैंने मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। जब मेरी उम्र 10 साल थी तो मेरी बड़ी चाची, चचा अली की पहली बीवी, दुनिया से चली गईं। बड़ी चाची के जाने के बाद चचा अली तन्हा महसूस करते थे। सब लोगों ने उन्हें दूसरी शादी करने का मशूरा दिया, लेकिन चचा अपने काम में इतना मसरूफ़ रहते थे कि उन्हें कभी वक्त ही नहीं मिला। बड़ी चाची की मौत को 5 साल हो गए थे। मैं 15 साल का था और अपने मैट्रिक के इम्तिहानात देकर छुट्टियों में घर पर था। तब एक दिन मैंने अपनी दादी से सुना, जो कि छोटे चचा रशीद के पास रहती थीं, कि वो चचा अली पर दूसरी शादी के लिए जोर डाल रही थीं। चचा बार बार इनकार कर रहे थे और कह रहे थे कि उनके काम की मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। दादी बार बार यही कह रही थीं कि उनका तन्हा रहना ठीक नहीं है। दादी का ये गम उन्हें बहुत खा रहा था कि उनका बेटा पूरी जिंदगी अकेले रहे। दादी को हमेशा छोटे चचा रशीद से ज़्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि चचा अली की कोई औलाद नहीं थी। मेरे छोटे चचा का नाम रशीद है और चाची, उनकी बीवी, का नाम सिल्मी है। जब चचा अली बार बार इनकार करते रहे तो दादी ने आखिरीकार रो दिया और चचा अली हार मान गए और शादी के लिए राज़ी हो गए। ये सब सुनकर मैं कमरे में दाखिल हुआ और चचा के पास जाकर कहा कि उन्हें शादी ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया था और चचा के अकेलेपन को समझता था। ये सुनकर चचा के चेहरे से बोझ उतर गया। चचा ने फौरी तौर पर दादी से कहा कि वो रिश्ता तलाश करें। दादी मुस्कुराकर बोलें कि उन्होंने पहले ही एक लड़की पसंद कर रखी है। जब चचा ने पूछा तो उन्होंने उसका नाम रतन बताया। चचा ने सोचा और सर हिलाया। रत्न मेरे छोटे चचा रशीद की साली थीं, जिसकी उम्र 25 साल थी और उसने अपनी मास्टर्स की तालीम मुकम्मल कर ली थी। मेरा उससे बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, क्योंकि मैं उसी के पास ट्यूशन पढ़ता था। 2 महीने बाद चचा अली की शादी बहुत सादगी से हो गई और वो रत्न को लेकर घर आ गए। शादी के 1 महीने तक चचा अली अपने पहले वाले रूटीन से ज़्यादा वक्त घर में रहे और चाची को वक्त और मोहब्बत दोनों दिए। लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही चचा अपनी पहले वाली रूटीन पर लौट गए तो चाची हमेशा उदास रहने लगे। मैंने उन्हें खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा सा मुस्कुराकर खामोश हो जाते। आहिस्ता आहिस्ता अगला महीना गुजर गया और जब चचा के आने का वक्त करीब आया तो चाची के चेहरे पर खुशी देखी। एक दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार होकर निकला, लेकिन वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि उसातिज़ा और कॉलेज के मालिक में तनख्वाह के बारे में झगड़ा हुआ है और उसातिज़े एहतिजाज कर रहे हैं, इसलिए कॉलेज बंद था। मैंने कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारा और वापस घर की तरफ चल दिया। इस वक्त मुझे इल्म न था कि आज का दिन सब कुछ बदल देगा। मैं कॉलेज से बराह रास्त घर पहुंचा और अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। मैं चाची को बताना चाहता था, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी।
न ही वो बावर्ची खाने में थी। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि शादी को 2 महीने हो गए थे और वो आज तक कभी मुझे बताए बगैर कहीं नहीं गई थी। मुझे सिलमी चाची का ख्याल आया। मैंने सोचा शायद वो वहां गई हूं। मैं सीढ़ी पर चढ़ने लगा, लेकिन आखिरी कुछ सीढ़ियों पर मैं ठहर गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। छत पर मेरे कमरे के बाहर चारपाई पर चाची बगैर ओढ़नी के बैठी थीं। मुझे बहुत सदमा लगा। मेरा दिमाग सा गया। चाची ने अपने बालों को पीछे की तरफ बांधा हुआ था और वो अपने साथ खेल रही थी। उनका जिस्म बहुत खूबसूरत था। खूबसूरती खुद शर्मा जाए। उनका जिस्म बिल्कुल ठीक था, दूध जैसे रंग में और थोड़ा सा गोल मिटूल। मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत सी फिल्में देखी थीं, लेकिन आज तक मैंने इतनी कुदरती और हकीकी खूबसूरती नहीं देखी थी। जिंदगी में पहली बार मैं किसी लड़की को इस तरह देख रहा था। मैं कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा और वापस जाने ही वाला था कि चाची की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने फौरी अपनी ओढ़नी दरस्त की और एक हल्की सी चीख निकाली। मैं भी फौरी तौर पर नीचे की तरफ मुड़कर चल दिया। मैं गुस्से में बड़बड़ाकर कह गया कि सीढ़ी का दरवाज़ा बंद रखा करें। उन्हें अंदाज़ा न हुआ कि मैं वहां काफ़ी देर से खड़ा था। मैं बाइक पर सवार होकर शहर में घूमने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि अब मैं चाची का सामना कैसे करूंगा। अगर उन्होंने चचा को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। जब बाइक चलाते चलाते थक गया तो मैं घर की तरफ चल दिया। अब तक शाम हो चुकी थी। मैं सीढ़ी पर चढ़कर अपने कमरे में चला गया। चचा अली अगले दिन शाम को आने वाले थे और मैं घबराहट में था। मैं अपने बस्तर पर लेटा ही था कि दरवाज़ा खटखटाया गया। मैंने हिम्मत करके अंदर आने का कहा। चाची दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गईं। वो अब नहाकर नए कपड़ों में थीं। उनके बाल अब भी गीली थीं और वो टी-शर्ट में थीं। वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि अब मैं अपनी चाची को चाची की नज़र से नहीं, बल्कि एक खूबसूरत औरत की नज़र से देख रहा हूं। चाची मेरे बस्तर पर बैठ गईं। हम दोनों कुछ लम्हे खामोश बैठे रहे। फिर चाची बोलने लगीं। चाची ने कहा, अहमद, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे अपने कमरे में तैयार होना चाहिए था। मैं छत पर गई थी क्योंकि वहां रोशनी बेहतर है, लेकिन मुझे ख्याल न था कि तू इतनी जल्दी आ जाएगा। मैं वादा करती हूं कि आइंदा से एहतियात करूंगी। अब बराह करम उसका किसी से जिक्र मत करना, खास तौर पर चचा से बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैंने उन्हें हड़ताल की बात बताई और कहा, चाची, मैं भी शर्मिंदा हूं। अगर मुझे इल्म होता तो मैं ऊपर ना आता। चाची ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि ये बात हमेशा के लिए भूल जाओगे। मैं सिर हिलाया, लेकिन हकीकत ये थी कि अब कुछ भी आम नहीं रहा था और सब कुछ बदल गया था। चाची के जाने के बाद मैं बहुत देर तक उनके बारे में सोचता रहा। मुझे उन्हें दोबारा देखना था, लेकिन कैसे, ये समझ नहीं आ रहा था। रात के खाने के बाद मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मेरे जहन में सिर्फ चाची का ख्याल था। मैं बीदार रहा और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर बल्ब जल रहा था और उसकी रोशनी में मुझे तार पर चाची के कपड़े नजर आए। मैं समझ गया कि वो उन्हें नीचे लाना भूल गई हैं। मैंने फौरी तार से कपड़े उतार लिए और उन्हें सूंघा तो एक खास खुशबू आई। ये खुशबू चाची के इत्र की थी, जो वो हमेशा लगाती थीं। इस खुशबू को सूंघते ही मुझे लगा जैसे मैं चाची के पास हूं। मैं अपने कमरे में गया और अपने बस्तर के नीचे ये कपड़े छिपा दिए। इस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अगली सुबह नाश्ते पर चाची बहुत खुश नजर आ रही थीं, शायद इसलिए कि आज शाम को चचा अली आने वाले थे। आज जम्हा था और कॉलेज से तातील हो गई थी। मैं घर आते ही चाची ने मुझे काम पर लगा दिया, खाना बनाने और घर साफ करने में। मैं उनका हाथ बटा रहा था। शाम को चाची बहुत थकी हुई लग रही थी। चाची ने कहा, अहमद, मैं बहुत थक गई हूं। मैं नहाकर तैयार हो जाती हूं। तुम्हारे चचा आने ही वाले हैं। तुम भी थक गए होगे, जाकर आराम कर लो। रात का खाना हम सब मिलकर खाएंगे। मैं सर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। मुझे चचा अली की खुशकिस्मती पर रश्क आ रहा था।
तब अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैं तेजी से अपने बिस्तर से उठा और नीचे आ गया। बावर्ची खाने से नहाने की आवाज़ आ रही थी। मैं आहिस्ता से चचा और चाची के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और सीधा खिड़की की तरफ गया। खिड़की 4 पल्लों वाली थी और आगे हमेशा पर्दा रहता था। मैंने आखिरी खिड़की की चटखनी खोल दी, पर्दे को सामने से थोड़ा सा सरकाया और कमरे से निकल गया। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। आधे घंटे बाद घर की घंटी बजी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ और चचा अली की आवाज़ आई। चचा शायद मेरा पूछ रहे थे। मैं अपने कमरे से नीचे गया। चचा को सलाम कहा तो उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में सवालात करना शुरू कर दिए। थोड़ी देर में चाची आ गईं और हमें खाने की मेज़ पर बुलाया। मैं और चचा फौरी तौर पर खाने की मेज़ पर चले गए। खाने के बाद चचा अपने कमरे में चले गए और मैं चाची को बर्तन संभालने में मदद करने लगा। चाची बहुत तेज़ी से काम कर रही थीं और मैं समझ सकता था कि वो जल्दी में हैं। बर्तन संभालने के बाद चाची अपने कमरे में चली गईं और मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। कुछ देर लेटने के बाद मैं नीचे गया तो कुछ आवाज़ें आने लगें। मैं आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की को हल्का सा धुका दिया तो ये थोड़ी सी खुल गई। अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। चचा अली बस्तर पर बैठे थे और चाची उनके सामने बैठी थीं। वो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। मैं चचा को तो भूल ही गया। तब अचानक पंखे की हवा ने पर्दे को पूरा खोल दिया और चाची ने मुझे देख लिया। मैंने अपनी नज़रें नहीं हटाई और चाची ने भी कोई रद्द-अमल नहीं दिया और वो भी मेरी आंखों में देख रही थी। तब मैं होश में आया तो चाची की आंखों में सख्त गुस्सा था। उन्होंने हाथ से वहां से हट जाने का इशारा किया और गुस्से से उनका चेहरा सरख हो रहा था। मैं बहुत डर गया और जल्दी अपने कमरे की तरफ भाग गया। मुझे पूरा यकीन था कि चाची चचा को ये बात नहीं बताएंगी, लेकिन अब मैं सोच रहा था कि चाची मुझे क्या समझती हैं। अगले 2 दिन हम एक दूसरे से नज़रें छिपाते रहे। चचा के सामने आम रहने की कोशिश की। 2 दिन बाद चचा जाने वाले थे और मैं बहुत फिक्र में था कि चाची ज़रूर बात करेंगी। 2 दिन बाद मैं स्कूल जल्दी चला गया। चचा जा चुके थे। स्कूल के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत देर तक घूमता रहा, लेकिन शाम को मुझे घर जाना था और मैं बहुत डरा हुआ था। शाम को मैं घर पहुंचा और छत पर अपने कमरे में लेट गया। कुछ लम्हों बाद मैंने कदमों की आवाज़ सुनी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। दरवाज़ा खटखटाया गया तो मैंने अंदर आने को कहा। चाची ने दरवाज़ा खोला और मेरे बिस्तर पर बैठ गईं। चाची बोले, अहमद, जो कुछ सुबह हुआ, मैंने सोचा कि कुछ हद तक मेरी गलती थी और मैं शर्मिंदा भी थी, लेकिन उस बार तूने जो हरकत की है, मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ। मैंने तुमसे ये तवक्का बिल्कुल नहीं की थी कि तू इतनी बड़ी हरकत कर सकता है। चाची रखें और फिर बोलें, तुम्हारी उम्र में आम बात है कि ऐसे ख्यालात आते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी चाची और चचा को इस तरह देखे। मैंने तुम्हारे चचा को नहीं बताया क्योंकि अगर मैं इन्हें बताती तो वो तुम्हें मार डालते, लेकिन अब से अगर तूने ऐसा सोचा भी तो मैं बराह रास्त तुम्हारे चचा को बता दूंगी, और तब जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। कमरे में खामोशी हो गई। मैंने हिम्मत करके बात शुरू की। मैंने कहा, चाची, जो सुबह हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर मुझे इल्म होता कि आप छत पर हैं तो मैं कभी ना आता, लेकिन जब मैंने आपको बगैर ओढ़नी के देखा तो मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। और सच्ची बात है कि आज तक मैंने आपसे ज़्यादा खूबसूरत औरत नहीं देखी। मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो गलत था और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बराह करम मुझे माफ़ कर दें, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। चाची की आंखों में गुस्सा था और मैं मजबूराना चेहरा बनाकर बैठा था। चाची गुस्से से बोलें, तो फिर ये बता, जब मैंने तुम्हें देख लिया था तो फिर तुम वहां क्यों खड़े रहे, हट क्यों नहीं गए? मैं डरते डरते बोला, चाची, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आपने भी तो मेरी आंखों से नजरें नहीं हटाईं। आप मेरी आंखों में आंखें डाले देख रही थीं। चाची कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गईं। वो जानती थीं कि मैं सच कह रहा हूं। कुछ लम्हों के लिए वो भी बेखुद हो गई थीं,
लेकिन तब अचानक उनकी आंखों में गुस्सा दोबारा आ गया। वो उठ खड़ी हुई और मेरे चेहरे पर एक सख्त थप्पड़ रसीद किया। उसके बाद वो कुछ कहे बगैर मेरे कमरे से निकल गईं। अगले कई महीनों तक चाची ने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात नहीं की और मैं भी हमेशा उनसे नज़रें छिपाता रहा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ उर्से बाद सब कुछ दोबारा आम होने लगा। उसके बाद अगले 5 सालों तक मैंने बहुत कोशिश की कि दोबारा कभी मुझे मौका मिले, लेकिन मौका नहीं मिला। चाची अक्सर मुझे गौर से देखती थीं, लेकिन वो हमेशा ऐसे काम करती थीं जैसे कुछ नहीं देखा। 5 साल गुजर गए और अब मेरी उम्र 20 साल हो गई। चचा अली ने मेरा दाखिला हमारे शहर की एक यूनिवर्सिटी में करा दिया था ताकि चाची तन्हा न हो। मैं यूनिवर्सिटी में आखिरी साल में था और गर्मियों की छुट्टियों में बिल्कुल फारिग था। इसी दौरान चचा अली ने फ़ोन करके चाची को बताया कि वो अगले 2 या 3 महीने तक घर नहीं आ सकेंगे। शायद इसी वजह से चाची अब पहले से ज़्यादा परेशान रहने लगें। चाची की परेशानी देखकर मैं सिलमी चाची के पास गया। मैंने उन्हें बताया कि रत्न चाची हर वक्त रोती रहती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सिलमी चाची अपनी बहन की बात सुनकर बहुत फिक्रमंद हो गईं और फौरी मुझे साथ लेकर घर चल दें। सलमी चाची सीधा रत्न के कमरे में गए। रत्न इस वक्त भी रो रही थीं और अपनी बहन को देखकर उन्होंने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की। सलमी चाची ने फौरी तौर पर अपनी बहन को गले लगा लिया। रत्न मेरी तरफ पलटें और कहा, अहमद, तुम अपने कमरे में चले जाओ। मैं वहां से निकलकर उनके कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हो गया और मैं दोनों को बस्तर पर बैठी देख सकता था। उनकी आवाज़ें भी सुन रहा था। तब रत्न बोले, आपी, अब मैं अकेले रहकर बहुत थक गई हूं। फिरहाद, चचा अली तो 50 साल की उम्र में हैं, लेकिन मेरी उम्र सिर्फ 30 साल है। मुझे भी ये ख्वाहिश है कि मेरा शौहर हर वक्त मेरे साथ रहे और मुझे मोहब्बत से देखे। जब घर आते हैं तो बहुत थके होते हैं और सिर्फ 2 दिन रहते हैं, फिर पूरा 1 महीना मैं तन्हा रहती हूं। रत्न बोले, ऐ काश अब तुम मेरी बहन की जगह मेरी बेहतरीन दोस्त होते तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती। ये कहकर रत्न हंस दें और सिलमी चाची ने भी हंसते हुए कहा, बेहतरीन दोस्त नहीं तो क्या हुआ, अहमद तो है। सिलमी चाची आंख मारते हुए बोले। रतन ने फौरी अपने मन्ना पर हाथ रख लिया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनकी बहन ने ये बात कही, लेकिन खिड़की के बाहर ये बात सुनकर मेरे कानों पर भी यकीन नहीं हुआ। मैंने अपना नाम सलमी चाची के मना से सुना। रतन फौरी उठकर बैठ गईं और थोड़ी सी नाराज होकर बोलें, अब कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रही हो। मैंने पिछले 5 सालों में उसे अपना ही समझा है, कुछ तो लिहाज क्या करो। सलमी चाची एक बार फिर बोले, देखो रतन, मैंने हमेशा से नोट किया है कि अहमद हमेशा तुम्हें देखता रहता है। आखिर तुम एक खूबसूरत और जवान औरत हो और वो भी अब जवान हो गया है। मेरे कानों पर यकीन नहीं रहा। मुझे लगा कि रत्न गुस्से में आ जाएंगी, लेकिन रत्न बिल्कुल खामोश थीं, जैसे कुछ सोचने में महू हूं। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ। रतन मेरी बात के बारे में सोच रही थी। ये इदराक मुझे परेशान कर दिया। वो दोनों अब बस्तर पर बैठी थीं। कुछ लम्हों के लिए रत्न सोचती रहीं और फिर बोले, मैंने भी ये बात महसूस की है कि वो मुझे कुछ अंदाज में देखता है, लेकिन मैं उम्र में उससे 10 साल बड़ी हूं, तो वो अपने से इतनी बड़ी औरत को आखिर मोहब्बत से देखेगा। उसे तो आसानी से अपनी उम्र की लड़की मिल सकती है, तो वो बड़ी उम्र की औरत से कैसे मोहब्बत कर सकता है। सलमी चाची बोलें, ऐ मेरी भोली बहन, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हर मर्द अपनी उम्र की लड़की को पसंद नहीं करता। कुछ मर्द अपने से बड़ी उम्र की औरत को और कुछ मर्द अपने से बहुत कम उम्र की लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन उनमें बड़ी उम्र की औरत को पसंद करने वाले मर्द ज़्यादा होते हैं। जब वो मर्द बड़ी उम्र की औरत को देखते हैं तो उनसे मोहब्बत हो सकती है। रत्न बोलें, तुम इतनी यकीनी बात आखिर कैसे कह सकती हो? तुम ऐसे कह रही हो जैसे किसी मर्द ने खुद तुम्हें बताया हो। सलमी चाची बोलें, हाँ, मुझे बताया है, और किसी ने नहीं बल्कि रशीद,
उनके शौहर ने ही मुझे ये सब बताया है। पहले मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने बताया तो मुझे पूरा यकीन हो गया। मैं सानिया हूं। मेरी उम्र 40 साल है और मैं एक शादीशुदा औरत हूं। मेरी शादी इस वक्त हुई जब मैं 24 साल की थी। अल्लाह ने मुझे एक बेटे की मां बनाया, लेकिन मैं आज भी जब आईने में खुद को देखती हूं तो महसूस होता है कि वक्त ने मेरी खूबसूरती को और भी निखार दिया है। मैं एक स्मार्ट औरत हूं। मेरे लंबे बाल, आंखों में काजल की लकीर और गोरी रंगत है। अक्सर मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि सानिया, तुम पर तो शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से मेरा दिल जानता था कि फर्क पड़ चुका था। मेरा शौहर इंजीनियर था। इसका तबादला एक दूसरे शहर में हो चुका था। नौकरी अच्छी थी, लेकिन मुसीबत ये थी कि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन घर आते थे, और जब वो आते तो सारा दिन आराम करते, खाने पीने की फरमाइशें करते और फिर वही थकन। मैं तड़पती रहती थी, लेकिन वो मेरे जज्बात समझने से कासिर थे। शुरू में मैंने अपने आप को काबू में रखा, लेकिन फिर वही बात, जब इंसान का दिल खाली रहने लगे तो वो कुछ ना कुछ तलाश कर लेता है। ये गर्मियों का मौसम था। मेरा बेटा दोपहर को दूध पीकर सोया हुआ था और मैं भी टीवी देखते हुए सो गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे के पीछे से आवाज दी कि बाहर कौन है। बाहर से मर्दाना आवाज आई, बीबी कालीन खरीदना है। मैंने झांक कर देखा तो एक मजबूत जिस्म वाला पठान दरवाजे पर खड़ा था। उसकी उम्र 50 साल के करीब थी। वो पसीने में शराबूर, हाथ में 2-3 कालीन थामे। गर्मी के आलम में उसकी शख्सियत में एक अजीब कशिश थी। मैंने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, भाई अंदर आ जाओ। वो कालीन उठाए अंदर आया। सहन में आकर कालीन जमीन पर रख दिए। मैंने दरवाजे के कोने से बाहर देखा। पूरी गली सुनसान थी। मैंने फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, भाई यहाँ बैठ जाओ। वो खामोशी के साथ बैठ गया। कहने लगा, बीबी थोड़ा पानी मिल सकता है। मैं किचन में गई और बोतल लाकर उसके सामने रखी। उसने गिलास भरकर एक सांस में पानी पिया। वो साथ साथ मुझे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रख्सार के अंदर तक झांक रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं झुककर कालीन देखने लगी, लेकिन उसकी नज़रें मुसलसल मेरे जिस्म पर थीं। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी गर्मी में तुम ये सब उठाकर फिरते हो, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। वो थोड़ा सा शर्माया, फिर आहिस्ता से कहने लगा, हिम्मत भी है बीबी, लेकिन कभी कभी इंसान को सिर्फ रोजी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैंने उसके हाथ को गौर से देखा। सख्त और बहुत मजबूत थे। मुझे यूं लगा जैसे वो हाथ किसी औरत को छू लें तो वो कांप जाएगी। अचानक उसने सवाल किया। कहने लगा, बीबी आप अकेली रहती हैं? उसकी बात सुनकर मेरा गला खशक होने लगा। मैंने कहा, हाँ, मैं अक्सर अकेली रहती हूं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। इसकी मुस्कुराहट में अजीब जुर्अत थी। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मुझे लग रहा था कि फजा में कोई अनदेखा खेल शुरू होने वाला था। मैंने जानबूझकर उसके करीब जाकर उसके कालीन को हाथ लगाया। मैंने कहा, ये वाला अच्छा लग रहा है। इसने भी हाथ बढ़ाकर वही कालीन पकड़ा और पहली बार हमारी उंगलियां एक दूसरे को छू रही थीं। मुझे एक झटका लगा। मैंने तेजी से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन मेरे दिल के अंदर हलचल बहुत बढ़ चुकी थी। वो मुझसे कहने लगा, बीवी आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? इसकी बात सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, वही जो एक औरत चाहती है और एक मर्द चाहता है। मेरी ये बात सुनकर इसकी आंखों में एक शला भड़क उठा। वो उठ खड़ा हुआ। मेरा दिल कांप रहा था, लेकिन जिस्म जैसे खुद ब खुद रखने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, पहले तुम नहा लो, तुमसे पसीने की बदबू आ रही है। वो मुस्कुराकर कहने लगा, हौसलखाना किधर है? मैंने हाथ के इशारे से उसे बाथरूम का रास्ता बताया तो वो अंदर चला गया।
मैं तेजी से अपने कमरे में गई। कमरे में स्प्रे किया, पर्दे खींचे और बस्तर के कोने पर बैठ गई। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे अभी सीना फाड़ कर बाहर आएगा। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और वो तौलिया लिपीटे कमरे में दाखिल हुआ। इसका चौड़ा सीना देखकर मैं हैरान हुई। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ी शेर मेरे सामने खड़ा था। वो मुस्कुराता हुआ बस्तर पर बैठा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और इस वक्त को यहां रोक दूं। बस यही वो लम्हा था जहां से मेरी कहानी ने वो मोड़ लिया जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था। कमरे की फजा बदल चुकी थी। खिड़की से आती हल्की हवा और सामने तौलिया लपेटे वो बैठा हुआ था। ये सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन कानों तक सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत की और इससे कहा, इतना काम करने के बाद तुम थकते नहीं हो? वो मुस्कुराकर कहने लगा, बीबी जी थकन है, लेकिन सामने आप बैठी हैं। थकन भला कहाँ बाकी रहती है। इसकी बात सुनते ही मेरे अंदर की औरत जैसे जाग उठी। इसकी बातों में वही गर्मी थी जिसकी मुझे कमी महसूस होती थी। शवहर के होते हुए भी मैं जैसे अधूरी रहती थी और आज अजनबी मुझे भरपूर तौजा दे रहा था। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि उसके जिस्म से उठती हुई खुशबू और गर्मी मेरे बदन को छूने लगी। वो कहने लगा, मेरे घर वाले बहुत दूर हैं, यहां तो सिर्फ मैं रोजी के लिए आया हूं। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी बात भी किसी से करूंगा। मैंने उसकी बात सुनकर अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि वो मेरी तरफ देखता रहे। कमरे की खामोशी में बस दिलों की धड़कन थी। उसने आहिस्ता से मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं कांप गई, लेकिन पीछे हटने के बजाय मैं खामोश बैठी रही। वो कहने लगा, बीबी जी, इंसान उनका नसीब कभी कभी ऐसे मौके देता है जैसे आज दिया है। मैंने आंख उठाकर उसको देखा। इसकी आंखों में ख्वाहिश की शिद्दत थी और मेरी आंखों में बरसों का हल्कापन। दोनों जज्बे एक साथ मिलकर ऐसी लहर पैदा कर रहे थे जिन्हें रोकना मुमकिन नहीं था। मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले ये कालीन समेट लो, नहीं तो बच्चा जाग जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी। वो हंसकर कहने लगा, आपको फिक्र है बच्चे की और मुझे आपकी फिक्र है। इसके अल्फाज मेरे दिल को छू रहे थे। वो फिर मेरे करीब आया। मैंने महसूस किया कि उसकी करबत मेरे अंदर तूफान जगा रही थी, जिस तूफान को मैं बरसों से दबा रही थी। दिल कह रहा था कि ये लम्हा बस यहां पर रख जाए। वो कहने लगा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक बात कहूं। मैंने नजरें झुकाए हुए कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? कहने लगा, आपकी आंखें जैसे किसी पहाड़ी चश्मे का पानी है। जितनी देर देखता हूं इतनी ही प्यास बढ़ती है। इसकी बात सुनकर मेरा चेहरा सरख होने लगा। मैंने कमीज से मन्ना छिपाने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर एक लज्जत भर रही थी। कोई मुझे इस तरह देखे, इस तरह चाहे, ये सब मेरे लिए नया था। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। अब हमारी अंगुलियां उलझ गई थीं। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने पहली बार अपनी मर्जी से उसकी तरफ नजर उठाई थी। मुझे ऐसे लगा जैसे दो दिलों के दरमियान एक दीवार टूट गई हो। मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैंने उसके कान में कहा, आज ये दरवाजे के बाहर की दुनिया भूल जाओ। एक तरफ में थी बरसों की प्यासी और दूसरी तरफ वो था जिसके पास ताकत थी, चाहत थी। वो दिन मेरी जिंदगी का रख बदलने वाला दिन बन गया था। अगले दिन दोपहर का वक्त था। गर्मी बहुत थी और गली बिल्कुल सुनसान थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि न जाने वो आएगा या नहीं। कल का दिन मेरी जिंदगी में तूफान ला चुका था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे अजनबी के साथ मेरा दिल लग जाएगा। दिल में अजीब कशमकश चल रही थी। वो अजनबी मेरी ज़रूरत बन गया था। मैं अभी यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कल वाला मंजर फिर ताज़ा होने लगा। आज वो मुतमईन लग रहा था। इसके हाथ में कालीन थे, लेकिन आंखों में कुछ और था। वो मुस्कुराता हुआ अंदर आया। मैंने दरवाज़ा बंद किया। वो मेरे जिस्म को देख रहा था। मेरे दिल को अजीब लज्जत मिल रही थी। वो कहने लगा, बीबी जी, आपका इंतज़ार था। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और मुझे
तुम्हारा इंतज़ार था। ये कहते हुए मेरी आवाज़ कांप रही थी। कमरे में जाते ही उसने कालीन एक तरफ रखे और मेरे करीब आकर बैठ गया। इसकी कुर्बत से फ़ज़ा में फिर वही कशिश फैल गई। मैंने हिम्मत करके कहा, कल जो हुआ वो सब मेरा राज है, किसी को पता न चले। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। मेरे दिल को सुकून मिला था। मैंने सोचा कि ये शख्स मेरे अंदर के खला को भर रहा है। कुछ देर हम खामोश बैठे रहे। फिर वो कहने लगा, आपकी आंखों में एक जादू है। उसकी बात सुनकर मैंने नज़रें चरा लीं, लेकिन मेरा दिल अंदर से बहुत खुश था। ऐसी बातें मुझे कभी सुनने को नहीं मिलती थीं। उसने मेरा हाथ फिर से थाम लिया। इस बार मैंने हाथ नहीं खींचा। यूं लगा जैसे दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता वजूद में आ चुका हो। मेरी सांस तेज हो रही थी, लेकिन दिल चाह रहा था कि ये लम्हा कभी ख़त्म न हो। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम जानते हो कि मेरा शौहर हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है, बाकी दिन में बस तन्हा रहती हूँ। वो धीरे से कहने लगा, बाकी दिन की सारी तन्हाई अब मेरी है, आपका दिल अधूरा नहीं रहेगा। इसकी बात सुनकर मैं कांप उठी। इसके अल्फाज मेरे अंदर की प्यास को बढ़ा रहे थे। कमरे में इतनी खामोशी थी कि हम दोनों की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अचानक मेरा बच्चा जाग गया। मैं भागकर कमरे से बाहर आई तो देखा बच्चा रो रहा था। मैंने गोद में उठाकर दूध पिलाया। वो पठान कमरे से बाहर खामोशी से आया और फासले पर बैठ गया। मैंने हैरत से उसको देखा। वो कहने लगा, बीवी बच्चे का हक पहले है। ये सुनकर मेरे दिल में उसके लिए मजीद नरमी आने लगी। जब बच्चा सो गया तो मैं फिर उसके पास आई। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब ये लम्हे हमारे हैं। वो आहिस्ता से कहने लगा, बीबी राज छिपाना मुश्किल होता है, लेकिन आपकी आंखों ने मुझे सब सिखा दिया। अब ये रास्ता तय हो चुका है। मैं खामोश रही, लेकिन दिल से बात मान चुकी थी। मुझे पता था कि अब ये सिलसिला रखने वाला नहीं था। वो दिन भी ख़त्म हुआ। उसने जाते हुए कहा कि कुल में फिर आऊँगा। मैं दरवाज़ा बंद करके देर तक उसके बारे में सोचती रही। दिल कह रहा था कि कल का दिन और भी खतरनाक होगा। अगले दिन मेरा दिल अजीब सी बेचैनी में था। अगले दिन वो आया, कहने लगा, बीबी आज आपका चेहरा कुछ अजीब लग रहा है, जैसे इंतज़ार ने रोशनी बढ़ा दी हो। मैं उसकी बात सुनकर शर्म। मैं बरामदे से निकलकर स्टोर रूम में दाखिल हुआ। मेरा दिल धक धक कर रहा था। स्टोर रूम की अलमारी के पीछे छिपते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी सांस रोक ली, किसी भी आवाज़ से डरता हुआ। आज मैं पूरी तरह बेखौफ था, हालांकि मेरे अंदर का हर रेशा मुझे डराना चाह रहा था। मैं वहां बैठा, आंखें फाड़ फाड़ कर बाहर देखने लगा, हर हरकत पर नजर रखे हुए। पहले तो मुझे खाला कहीं नजर नहीं आए। मेरी सांसें रख रख कर आ रही थीं। फिर अचानक पानी की आवाज़ आई, एक नर्म शूशे की सी आवाज़ जिसने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। मैं फौरन समझ गया कि खाला भी टाइल्ट इस्तेमाल कर रही हैं। पानी की आवाज़ ने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। पानी बंद होने की आवाज़ के साथ ही मैंने अपनी आंखें और बड़ी कर लीं, हर चीज़ को गौर से देखने लगा। फिर वो नजर आए, खाला। मेरा दिल एक बार फिर जोर से धड़का। उन्होंने अपनी शलवार फर्श पर गिरा दी, जो शायद उन्होंने साइड में ही उतारी होगी। मेरी निगाहें उनकी हर हरकत पर टिकी हुई थीं। फिर उन्होंने कमीज भी उतार कर फर्श पर फेंक दी। मेरा मन ना खश्क हो रहा था। खाला वहीं फर्श पर बैठ गईं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर बाथरूम में देख रहा था। उन्होंने अपना पछला हिस्सा फर्श पर रखा और अपने कपड़े धोने लगे। मैं उन्हें बड़े मजे से देख रहा था, ये महसूस करते हुए कि उनका सारा वजूद मेरे सामने है। उनका जिस्म एक खजाने की तरह था, जो बहुत ही खूबसूरत और प्रकशिश लग रहा था। जैसे जैसे खाला कपड़ों पर साबन लगा रही थीं, मेरी बेचारी बढ़ती जा रही थी। वो अच्छी तरह से रगड़ रही थीं, हर कपड़े को साफ करने में महू थीं। मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था। मेरा जिस्म गर्म हो रहा था। अम्मी अभी तक फौजी वाले घर से नहीं आई थीं। ये सोचकर मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी। मैंने एहतियात से दरवाज़ा बंद कर दिया, ये सोचकर कि जब उम्मी आएंगी तो दरवाजे पर दस्तक देंगी और मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन अभी जो मंजर मेरे सामने था, उसे देखने की ख्वाहिश ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं पहले भी ऐसे मनाजर देख चुका था, लेकिन आज की कैफियत मुख्तलिफ थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बार बार ये मंजर देखूं, हर हरकत को अपनी आंखों में बसाने की कोशिश करूं। खाला अंदर अपने काम में मसरूफ थीं, बिल्कुल बेखबर कि उनका भांजा उन्हें बहुत करीब से देख रहा है और हर हरकत से लुत्फ अंदोज हो रहा है। फिर खाला ने कपड़े धोकर साइड पर रख दिए और नहाने लगे।
जैसे ही उन्होंने साबन लगाना शुरू किया, मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था, एक अजीब सी गर्मी मेरे बदन में दौड़ रही थी। मैं अंदर जाने का सोचने लगा, लेकिन डर के मारे रख गया। उसके बाद खाला ने वो काम किया जो उन्होंने पहले भी नहाते हुए किया था। उन्होंने अपने हाथ से खुद को सुकून देना शुरू किया। वो पहले वाले दिन की तरह थोड़ी पीछे हुए और पीछे वाली दीवार से टेक लगाकर बैठ गईं। ये सारा मंजर देखकर मेरी हालत और बिगड़ गई। मेरे होंठ सूख गए। मैं अपनी सांसें रोके हुए था। मैं उठा और बाहर सहन में आया। मेरे पांव लड़खड़ा रहे थे। मैंने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से खाला की आवाज आई, कौन है? मैं नहा रही हूँ। मेरी आवाज कांप रही थी जब मैंने कहा, मैंने भी नहाना है। खाला ने जवाब दिया, बाद में नहा लेना। मैंने शरारत से आहिस्ता आवाज में कहा, क्या मैं आपके साथ नहा सकता हूँ? खाला की आवाज में नाराजी थी। चल बेशरम, तूने तो शर्म बिल्कुल ही छोड़ दी है। मैंने इसरार किया। अच्छा दरवाजा खोल दें, कोई भी नहीं है। खाला ने कहा, भाग जाओ यहां से। मैंने वादा किया, मैं बस नहाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। पक्का वादा है? खाला ने पूछा, अब जाते हो या नहीं? मैंने कहा, ठीक है, अच्छा है खाला, हम दोस्त भी तो हैं। मुझे लग रहा था कि खाला दरवाजे के पास ही हैं क्योंकि उनकी आवाज बहुत करीब से आ रही थी। वो आहिस्ता बोल रही थी और मैं भी आहिस्ता ही बात कर रहा था। खाला ने कहा, मुझे कोई चीन से नहीं लेना, तुम तो हर वक्त बस। मैंने बात काटते हुए कहा, अच्छा एक बात तो मान लो खाला। उन्होंने पूछा, क्या? मैं थोड़ा सा झुका और आहिस्ता से कहा, अपने बाल तो साफ कर लें। मैं हंसने लगा। खाला ने कहा, चल अब चला जा, मुझे नहाने दो। अगर अम्मी ने देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगी। तुम तो मुझे बदनाम करने पर तले हुए हो। मैंने कहा, मैं जाता हूँ, आप साफ कर लो ना। खाला ने जल्दी से कहा। जल्दी जल्दी कहाँ, अब जाओ। मैं जल्दी से वहां से हटा और स्टोर रूम में चला गया और देखने लगा। खाला फर्श पर पीछे को टेक लगाकर बैठी हुई थी, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि जब खाला मुझसे बात कर रही थी तब वो दरवाजे के पास ही थीं। मेरी नजरें उनके जिस्म पर टिकी हुई थीं। मैंने खाला का चेहरा देखा तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं। इनकी आंखों में एक चमक थी। आज के बाद खाला फिर से वही काम करने लगे जो पहले कर रही थीं। मैं बड़े गौर से देख रहा था, हर हरकत को महसूस कर रहा था। वो एक ही हाथ से सब कुछ कर रही थीं। उनके चेहरे पर इत्मीनान की कैफियत थी। उनके साथ साथ में भी खुद को सुकून दे रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद वो सुकून में आ गईं। इनके जिस्म में एक राहत की लहर दौड़ गई। मैं ये सब बड़े गौर से देख रहा था, हर पल को महसूस कर रहा था। मेरी आंखें उनके हर हरकत पर मरकूज थीं। मैं उनकी हर सांस को सुन रहा था। इसके बाद मैं बरामदे में आ गया। मेरे पांव अब भी कांप रहे थे। मुझे पता था कि अब खाला बाहर निकलने वाली हैं। मैंने अपने आप को संभाला, अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश की। मेरे आने के 5 मिनट बाद खाला बाहर निकले और सहन में आकर उन्होंने अपने कपड़े डाले और अपने बाल संवारने लगे। तब मैं भी सहन में आ गया। मेरा वजूद अब भी गर्म था। मैं खाला के सामने तो आ गया, लेकिन अब मुझे उनसे की हुई बातों पर शर्म आ रही थी। मैं उनसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। मेरा सिर झुका हुआ था। खाला ने एक बार मेरी तरफ देखा। इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिर वो बोले, अब बताओ क्या कह रहे थे? मैं खामोश रहा। मेरा गला सूख गया था। खाला ने दोबारा पूछा, अब बोल क्यों नहीं रहे? इस वक्त तो तोते की तरह बोल रहे थे और मुझे तंग कर रहे थे। अब बोलती क्यों बंद हो गई है? मैंने हिकलाते हुए कहा कि मैं कब बोल रहा था। खाला बोले, जब मैं बाथरूम में थी और तुम बेशर्मों की तरह मुझे तंग कर रहे थे। और अब मिना को ताला लगा लिया है। मैंने पूछा, क्या आप नाराज होंगी? खाला ने कहा, नहीं, नाराज नहीं हूं। फिर उन्होंने पूछा, बोलो क्या कर रहे थे? मैंने कहा, मैंने तो इतना ही कहा था कि मैंने नहाना है। खाला ने कहा, बेशरम, क्या मेरे साथ ही नहाना था? अब चले जाओ बाथरूम में नहा लो, जल्दी से नहाना है। अब मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं नहा लूंगा। मुझसे कोई बात नहीं हो रही थी। मेरा दिल अब भी धड़क रहा था। खाला ने कहा, तुम बहुत बिगड़ते जा रहे हो। और क्या कह रहे थे? खाला मुस्कुराहट के साथ चलती हुई बोल रही थीं और मेरी तरफ देख रही थीं। मैंने कहा, और तो कोई बात नहीं की। खाला ने इसरार किया, बताओ और क्या कह रहे थे? मैंने कहा, जी आप बता दें, मुझे तो याद नहीं है। खाला ने कहा कि अनचार्ज करने के कह रहे थे। मुझे अंदाजा हो गया था कि खाला नाराज नहीं है, बल्कि उनके रवैये में एक नरमी थी। मैंने कहा कि मैंने कहा था अपने बाल साफ कर लें। खाला ने पूछा, कौन से वाले? इनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया। मेरा दिल हल्का हो रहा था। मैं नीचे नजर करते हुए बोला, नीचे वाले बहुत बड़े हो गए हैं। खाला भी शर्म से लाल हो रही थीं। इनके गालों पर सरखी फैल गई। फिर खाला ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि बड़े हो गए हैं और तुमने क्या करना है?
मैंने कहा। मैंने तो कुछ नहीं करना। खाला बाल सुखाने के बाद अंदर जाने लगे और मुझे भी कहा, अंदर आ जाओ। मैं उनके पीछे पीछे चला गया। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बालों में कंघी करने लगीं और मैं पीछे खड़ा आईने से उन्हें देखने लगा। खाला भी आईने से मुझे देख रही थी और हंस रही थी। इनकी आंखें और भी प्यारी लग रही थीं। इनमें एक चमक थी। उन्हें देखते हुए मुझे दादी उम्मा की बात याद आ गई कि जब उन्होंने कहा था, अगर नरगिस तुम्हारी खाला ना होते तो तुम्हारी शादी उनके साथ कर देते। आईने के सामने खड़े होकर मुझे अपने अंदर शुहर वाली फीलिंग आ रही थी। ये महसूस हो रहा था कि मेरी बीवी भी इसी तरह खड़ी होगी और मैं उसे उसी तरह पीछे से देखकर मुस्कुरा रहा हूँगा। मैं अपनी सोचों में गुम था कि खाला बोले, तुमने बताया नहीं, तुमने बाल साफ करवा के क्या करना है? मैंने थोड़ी हिम्मत की और पीछे से उन्हें पकड़कर साथ लगा लिया। मेरे हाथ उनके ऊपर थे। मैंने महसूस किया कि वो कांप रही हैं। मैं बोला कि मैंने वैसे ही कहा था बाल साफ कर लें। खाला ने कहा, अच्छा छोड़ो ना मुझे, बाल तो सीधे करने दो। मैंने कहा, ऐसे ही कर लो। तब खाला बोले, ऐसे नहीं हो रहे, बैठ के करने हैं। वो मुझसे खुद को छुड़ाने लगे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। मैंने पीछे पड़े उस स्टूल पर बैठने की कोशिश की। खाला बोले, तुम्हें नहीं बैठना, मैंने बैठना है। मैंने उन्हीं के अंदाज में कहा, एक ही बात है ना खाला। खाला, मैं बैठ देता हूँ, आप ऊपर बैठ जाएं। खाला बोले, बहुत बेशरम हो, दरवाज़ा भी खुला है। मैंने कहा, अम्मी जान घर पर हैं और वो कमरे से नहीं आ सकती। खाला ने कहा, जाओ इन्हें देखो और दरवाज़ा भी बंद कर दो। मैं जल्दी से उन्हें देखने गया। वो अपने कमरे में ही लेटी हुई थीं। मैंने सहन का भी जायजा लिया और कमरे में आ गया, दरवाज़ा बंद किया और खाला से कहा कि वो पीछे पड़े इस स्टूल पर बैठ जाएं।